हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है मानव में जनन, उसी से संबंधित नया टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गैमीटोजेनेसिस, शुक्रजनन और अंडजनन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों प्रोसेस मैंने आपको समझाए थे, शुक्रजनन और अंडजनन। आज इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक नया टॉपिक है। मानव मादाओं में एक जनन चक्र शुरू होता है यौवनारंभ अवस्था से, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र या माहवारी कहते हैं, आर्तव चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी आर्तव चक्र पर आपको समझा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिए। आर्तव चक्र, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी भी कहते हैं। इसको माहवारी भी कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट यह केवल प्राइमेट गण की मादाओं में होता है। केवल प्राइमेट गण की मादाओं में होता है। स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, मैमिलियन जो प्राणी होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं, प्राइमेट गण और नॉन प्राइमेट गण। प्राइमेट गण के अंदर मनुष्य आता है, बंदर आते हैं, एप्स आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, चिंपांजी आते हैं। इनकी मादाओं में ये चक्र पाया जाता है। लेकिन नॉन प्राइमेट गण की जो फीमेल्स होती हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें ये चक्र नहीं पाया जाता। नॉन प्राइमेट गण की मादाओं में इस आर्तव चक्र के स्थान पर मध्य चक्र पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, ये केवल प्राइमेट गण की मादाओं में होता है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो जनन चक्र है, यह एक जनन चक्र है, जनन चक्र है जो यौवनारंभ अवस्था से, यौवनारंभ अवस्था लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु, 13 से 14 वर्ष की जो आयु है मोस्टली, यह एक जनन चक्र जो यौवनारंभ अवस्था में प्रारंभ होता है। पहली बात। तीसरा पॉइंट, मानव मादाओं में इस चक्र का प्रारंभ
रजो दर्शन, रजो दर्शन मैनार्के कहलाता है। ध्यान दो, मानव मादाओं में इस चक्र का प्रारंभ स्टार्टिंग पहली बार जब ये चक्र होगा तो इसको रजो दर्शन या मैनार्के कहते हैं, जो 13 से 14 वर्ष की आयु में होता है पहली बार। आगे, किंतु 50 से 55 वर्ष की आयु में यह चक्र रुक जाता है। माहवारी का रुकना या बंद होना रजो निवृत्ति या मीनोपॉज कहलाता है। तो दो शब्द हैं यहां पर। रजो दर्शन इस चक्र की शुरुआत होना, जब पहली बार ये चक्र होता है तो उसे रजो दर्शन या मैनार्के कहा जाता है, जो 13 से 14 वर्ष की आयु में होता है। महिलाओं में ये चक्र केवल 50 से 55 वर्ष की आयु तक चलता है, उसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसलिए इसका बंद होना, माहवारी का बंद होना है, रज चक्र का बंद होना रजो निवृत्ति या मीनोपॉज कहलाता है। तो ये दो शब्द है, रजो दर्शन या मैनार्के और रजो निवृत्ति या मीनोपॉज, ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं में इस चक्र का होना उनके फर्टाइल यानी कि जनन योग्य होने को दर्शाता है। जिन महिलाओं में यह चक्र होगा वो जनन के योग्य होंगी, और जिन महिलाओं में यह चक्र नहीं होता है उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी महिलाओं को हम नॉन फर्टाइल या बांझ या बंध कहते हैं। जिन महिलाओं में ये चक्र नहीं होता है उन्हें नॉन फर्टाइल, बंध या बांझ कहा जाता है। क्लियर? आगे ध्यान दो, इसमें एक लंबी प्रक्रिया है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें लगभग एक चक्र को पूरा होने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। लगभग 28 दिन का समय लगता है इसमें एक चक्र को पूरा होने में। इसीलिए इसको, क्योंकि 28 दिन लगभग एक महीने के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको माहवारी कहा जाता है। एक समय जो लग रहा है, एक चक्र का समय निर्धारित है इसमें 28 दिन। 28 दिन में यह चक्र पूरा होता है, इसलिए इसको माहवारी कहा जाता है। क्लियर? दूसरी बात आती है कि महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, लेकिन एक चक्र जब पूरा होता है तो केवल सामान्यतया एक ही अंडाणु मुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछा गया था, एक रज चक्र पूरा होने पर महिलाओं में या एक रज चक्र के दौरान महिलाओं में कितने अंडे अंडाशय से विमुक्त होते हैं? 1, 2 या अनेक? इसमें आंसर आएगा केवल एक अंडाशय सामान्यतया अंडाशय से रिलीज होता है, चाहे वो दाएं अंडाशय से हो जाए चाहे वो बाएं अंडाशय से हो जाए, केवल एक ही अंडाशय सामान्यतया। ऐसे अपवाद स्वरूप तो 2 या 2 से अधिक भी अंडाशय मुक्त हो सकते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक अंडाशय मुक्त होते हैं और उनका यदि प्रत्येक अंडाशय का फर्टिलाइजेशन हो जाए, निषेचन हो जाए, तो प्रत्येक अंडाशय से शिशु बनने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी कारण कभी कभी महिलाओं में एक से अधिक 2 या 3 या 4 बच्चे जन्म लेते हैं, अलग अलग बोला है मैंने। तो इसको बोलते हैं पॉलीजाइगोटिक, क्योंकि अलग अलग जाइगोट अलग अलग अंडाशय से बच्चे का निर्माण हो रहा है।
एक साथ एक लड़का भी जन्म ले सकता है और उसी के साथ लड़की भी जन्म ले सकती है। इसका मतलब दोनों जायगोट अलग अलग है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही जायगोट, एक ही अंडे का निषेचन होता है और उसका विदलन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में दो बच्चे जुड़े हुए जो आपस में किसी, उनका बॉडी कहीं ना कहीं अटैच होती है, पेट जुड़ा हो, निचला हिस्सा जुड़ा हो, सिर जुड़ा हो, कहीं ना कहीं वो जुड़े होते हैं। ऐसे ट्विंस, ऐसे जुड़वा बच्चों को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। मोनो मीन्स एक ही जायगोट से विकसित होने वाले दो बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। खैर, तो इसका समय जो है 28 दिन का होता है। क्लियर। अब होता क्या है, जो अंडाशय है, अंडाशय में यह क्रिया कहां होती है, अंडाशय में। प्राथमिक पुटिकाओं से, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिकाओं से परिपक्व अंडपुटिका, अंडपुटिका, प्राथमिक पुटिकाओं से परिपक्व अंडपुटिका बनने की प्रक्रिया जिस चक्र के रूप में, जिस चक्रीय प्रक्रिया के रूप में संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं आर्तव चक्र। इसमें मुख्य काम ये होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है यौवनारंभ अवस्था से ही हार्मोन के चक्रिक परिवर्तन होते हैं। महिलाओं में यौवनारंभ अवस्था से उसके हार्मोन में चक्रिक परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं चक्रिक परिवर्तनों के कारण मादा की जो अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, उसमें चक्रिक परिवर्तन होते हैं। उन्हीं चक्रिक परिवर्तनों को, ध्यान दो, यौवनारंभ अवस्था से हार्मोनों के चक्रिक परिवर्तन से महिला के अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय में होने वाले चक्रिक परिवर्तनों को हम आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो क्रिया है ये बहुत लंबी प्रक्रिया 28 दिन की है। अध्ययन की सुविधा के लिए, समझने की दृष्टि से इस पूरी प्रक्रिया को 4 प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है। कितनी प्रावस्थाओं में? 4 प्रावस्थाओं में इसको विभक्त किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? पहला, ध्यान दो, फर्स्ट नंबर पर जो प्रावस्था है उसे रक्त स्त्राव प्रावस्था, रक्त स्त्राव प्रावस्था कहा जाता है, ब्लीडिंग फेज। ठीक। दूसरा होता है पुटिकीय, पुटिकीय प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था या क्रम प्रसरण प्रावस्था, क्रम प्रसरण प्रावस्था, या इसको प्रचुरोद भवन, प्रचुरोद भवन, प्रचुरोद भवन प्रावस्था या प्रोलिफरेशन प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। तीसरी प्रावस्था आती है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज, और लास्ट में आती है पीत पिंड प्रावस्था, पीत पिंड प्रावस्था, या इसको कहा जाता है स्त्रावी प्रावस्था, स्त्रावी प्रावस्था। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग फेज कहा जाता है। तो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज और इसको सीक्रेशन फेज कहा जाता है। ये 4 प्रावस्थाएं। इनका टाइमिंग होता है, इसका टाइमिंग होता है 1 से 5 दिन, 5 डेज, 1 से 5 दिन का होता है, जबकि इसका टाइमिंग होता है 6 से 13 दिन का, 6 से 13 दिन का होता है, 6वें दिन से 13वें दिन तक, और ये होता है 14वें दिन, 14वें दिन।
ठीक है, एक ही दिन की है, और ये 15वें से 28वें दिन तक ये प्रावस्था होती है। तो ये प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज है वो कितने दिन की होती है, प्रोलिफरेशन फेज जो है वो कितने दिन की है, ओव्यूलेशन फेज किस दिन होता है, और लास्ट में जो ल्यूटिनाइजिंग फेज है या सिक्रेशन प्रावस्था है वह कितने दिन की होती है। इस प्रकार से ये होता है। अब किस अवस्था में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो ब्लीडिंग फेज है एक्चुअली में यहां पर यौवनारंभ अवस्था जो होती है, जब महिला में FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से इस तरफ होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, वो इस पूरे चक्र को कंट्रोल करता है। और दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी इस क्रिया को नियंत्रित करता है। और खुद अंडाशय जो होता है, अंडपुटिका जो होती है, उसकी जो पुटक कोशिकाएं हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और बाद में एक प्रावस्था बनती है पीत पिंड प्रावस्था, उस प्रावस्था से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये 4 हार्मोन की रोल है इसके अंदर। पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिकीय उत्तेजन प्रावस्था, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों तो निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, पुटक कोशिकाओं से निकलता है एस्ट्रोजन, और पीत पिंड से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कब कौन सा हार्मोन निकलेगा मैं बताता हूं। तो ध्यान दीजिए, रक्त प्रावस्था जो है ये क्या होता है, जब पीत पिंड जो होता है कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त होता है, कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त होकर श्वेत पिंड कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होता है। कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होता है। जब पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त होकर श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होता है, तब अचानक से महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से, ध्यान दो, ये पीत पिंड नष्ट होकर कार्पस एल्बिकेंस बनाएगा, और एल्बिकेंस नष्ट होकर होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी हो जाती है। और इस अचानक कमी से, जो अचानक कमी होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो अंडवाहिनी की श्लेष्मा परत गर्भाशय की रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं, रक्त ग्रंथियां व ऊतक टूटने लगते हैं, क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। अंडवाहिनी की श्लेष्मा परत और गर्भाशय की रक्त केशिकाएं, रक्त ग्रंथिकाएं, और अंदर की जो परत होती है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, उस पर एक अस्थायी परत बनती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, वो क्षतिग्रस्त होती है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एक अस्थायी परत है जो गर्भाशय की दीवार, आंतरिक दीवार के ऊपर बनती है, अस्थायी परत,
वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी होने पर ये सब नष्ट होते हैं और नष्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ब्लड के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। इसी अवस्था को हम ब्लीडिंग फेज या रक्त स्त्राव प्रावस्था कहते हैं, जो 1 से 5 दिन तक चलती है। इसमें महिला के योनि मार्ग से ब्लीडिंग होगी और उस ब्लड के साथ साथ ये श्लेष्मा के टुकड़े, ऊतकों के टुकड़े, रक्त केशिकाओं के टुकड़े, ये सब बाहर निकलेंगे। क्लियर? जो 1 से 5 दिन का होता है। और ये कब होता है? जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी हो जाती है, तब होता है। दूसरा पॉइंट आता है आपके प्रतिरोध भवन प्रावस्था। ध्यान दीजिए, प्रतिरोध भवन प्रावस्था में क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, दूसरी प्रावस्था जो है पुटिकीय प्रावस्था या क्रम प्रसरण प्रावस्था है, प्रतिरोधन प्रावस्था है। ये प्रावस्था जो है एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से होती है। ठीक है? इस प्रावस्था में क्या होता है? जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं, प्राथमिक पुटिका से परिपक्व अंडपुटिका बनती है, परिपक्व अंडपुटिका बनती है, अंडपुटिका बनेगी। ठीक है? परिपक्व अंडपुटिका बनेगी। दूसरा जो पुटिकाएं होती हैं, पुटक कोशिकाओं से स्त्रावित, पुटक कोशिकाओं से स्त्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से क्षतिग्रस्त श्लेष्मा परत, अंडवाहिनी की श्लेष्मा परत का, क्षतिग्रस्त ऊतकों का रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन होता है, दोबारा मरम्मत होती है। ठीक है? श्लेष्मा परत का निर्माण होता है और जो रक्त केशिकाएं नष्ट हो गई थी, ऊतक नष्ट हो गए थे, उनकी मरम्मत होती है इस समय। क्लियर? तो ये मुख्य बात है कि एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से होता है। दूसरा, इसमें मोस्टली एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से जो प्राथमिक पुटिका है वो परिपक्व अंडपुटिका में कन्वर्ट होती है। परिपक्व अंडपुटिका वो होती है जिसमें द्वितीयक अंडाणु, सेकेंडरी oocyte होता है, जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर चुका होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर चुका होता है। और जो द्वितीयक सेकेंडरी oocyte वो होता है और उसके चारों तरफ जो है एक आवरण पाया जाता है पुटक कोशिकाओं को, और उनके बीच में गुहा पाई जाती है जिसको बोलते हैं एंट्रम गुहा। अभी बताऊंगा मैं कि प्राथमिक पुटिका से परिपक्व अंडपुटिका कैसे बनती है, वो अलग प्रश्न है, अभी आप इतना समझें। दूसरा, जो पुटिकाएं होती हैं उनकी पुटक कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और उसी एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जो यहाँ पर नष्ट हो गए थे ऊतक, उनकी मरम्मत होती है, उनका दोबारा से निर्माण होता है। ये क्रम चलता है 6वें दिन से 13वें दिन तक। क्लियर? इस अवस्था में महिला का जो शरीर का टेम्परेचर वो सामान्य बना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव का शरीर का टेम्परेचर, वो बना रहता है। किंतु 14वें दिन तक यहाँ पर एफएसएच अधिक मात्रा में निकलता है, इसके साथ साथ धीरे धीरे एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी निकलना शुरू होता है और 14वें दिन एलएच हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसकी? एलएच हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसको कहा जाता है एलएच सर्ज। क्या कहा जाता है? एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज के कारण महिलाओं के शारीरिक टेम्परेचर में, शारीरिक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी समय इस एलएच की हार्मोन के प्रभाव से जो परिपक्व अंडपुटिका थी वो फट जाती है और अंडाणु पुटिका से मुक्त होकर अंडाशय से बाहर निकलकर देहगुहा में मुक्त हो जाता है। ठीक है? अंडाणु जो होता है, द्वितीयक अंडाणु, वो अंडपुटिका के फटने पर अंडाशय से बाहर निकलकर देहगुहा में मुक्त होता है। ध्यान रखना, देहगुहा में मुक्त होता है। वहां से जो अंडवाहिनी है जिसका कीपक होता है इनफंडिबुलम,
उसकी फिम्बरी उस अंडाणु को अंडवाहिनी के अंदर ले लेती है। ये काम 14वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? 14वें दिन। अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं और ये LH हार्मोन के प्रभाव से होता है। क्लियर? इसके बाद यहां से मुक्त होने वाला अंडाणु अंडवाहिनी में चला जाता है। दूसरा, अब खाली अंडपुटिका है, अंडाणु तो बाहर निकल गया, अब खाली रह गई रिक्तिका, खाली अंडपुटिका रह गई। वो अंडपुटिका जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है, जिसको बोलते हैं पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम। उस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पर रिलीज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पीत पिंड, कार्पस ल्यूटियम जो खाली अंडपुटिका से बनती है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु बाहर निकल जाता है, खाली अंडपुटिका बचती है। वो खाली अंडपुटिका पीत पिंड में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और उससे स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, उसके ऊपर नई परत का निर्माण करता है। नई परत के अंदर नई रक्त केशिकाएं बनेंगी, नए ऊतक बनेंगे, नई रक्त ग्रंथिकाएं बनेंगी और एक नई परत बन जाएगी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनेलिस। स्ट्रेटम फंक्शनेलिस, फंक्शनेलिस ये एक अस्थायी परत है। ये परत बनेगी तभी, इस परत के बन जाने के बाद ही अंडवाहिनी में निषेचन हो जाने के बाद, अंडवाहिनी में निषेचन हो जाने के बाद जो निषेचित अंडा है वो अंडवाहिनी से निकलकर गर्भाशय में आता है और इस अस्थायी परत से जुड़ता है। जुड़ेगा तभी उसका आगे का भ्रूणीय प्रवर्धन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये गर्भाशय को निषेचन के बाद गर्भ धारण के लिए, गर्भ रोपण के लिए, गर्भ के विकास के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। ठीक है? और ये अवधि 15 से 28 दिन की होती है। ठीक है? 14वें दिन अंडाणु मुक्त हो जाता है, अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। लगभग 24 आवर 24 घंटे के दौरान यदि इस अंडे का निषेचन हो जाता है, जब तो यह अवस्था बनी रहती है, नहीं तो लगभग 28 दिन के बाद इस दौरान निषेचित अंडा गर्भाशय में नहीं आता है। निषेचित अंडा यदि 15 से 28 दिन के अंदर गर्भाशय में नहीं आता है तो पीत पिंड नष्ट हो जाता है। पीत पिंड नष्ट होते ही वो श्वेत पिंड में बदल जाता है। मैंने बताया था प्रथम अवस्था। और श्वेत पिंड में बदलते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी हो जाएगी और जैसे ही इस हार्मोन की अचानक कमी होगी, ये जो अस्थायी परत बनी थी ये नष्ट हो जाएगी, अंडवाहिनी की श्लेष्मा परत नष्ट हो जाएगी, रक्त केशिकाएं, रक्त ग्रंथिकाएं नष्ट हो जाएंगी और वापस रक्त के साथ उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रकार ये 4 अवस्थाओं के अंदर आर्तव चक्र माहवारी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको आप ढंग से पढ़ें। मैंने आपको PDF बना के भेजा है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। उसमें कौन सी अवस्था किस चक्र में, कौन सी अवस्था किस हार्मोन के प्रभाव से हो रही है, ये मैंने आपको बताया। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है, ये FSH हार्मोन के अधिकता से होता है, ये LH हार्मोन की अधिकता से होता है, जबकि ये निषेचित अंडा ना आने की वजह से, निषेचित अंडा नहीं आता है उस वजह से होता है। क्लियर? इस FSH हार्मोन का प्रभाव होता है। इसी समय जब FSH हार्मोन आता है उसी समय एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी। उसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्षतिग्रस्त ऊतकों की दोबारा मरम्मत होगी। ये आप ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें यहीं से बनाकर पूछता है। धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रतिरोध प्रबंध प्रावस्था यानी कि प्राथमिक पुटिका से परिपक्व अंडपुटिका का निर्माण कैसे होता है। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इसको पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।